हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। तो इसी क्रम में एएलपी और टेक्नीशियन के सीरीज हम लगातार चला रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं और देख भी रहे हैं, और अच्छा खासा रिस्पांस भी आपका मिल रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 56 नंबर पार्ट है। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर एएलपी और टेक्नीशियन का जिन्होंने भरा है वही देख सकते हैं, एनटीपीसी हम लोग तैयारी करें तो क्या एनटीपीसी वाले नहीं देख सकते? तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन इसमें लिखा है तो पेपर तो ये एलपी टेक्नीशियन करवा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आए हैं एलपी टेक्नीशियन में। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए, क्योंकि मैथ और साइंस जो होता है वो कॉमन ही होता है, क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है, तो आप पेपर देख के मत चलिए घर कि एलपी टेक्नीशियन है तो हम केवल यही वाले तैयारी करेंगे, ग्रुप डी वाले हैं तो क्या करें। तो चाहे आप रेलवे की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ये सब के लिए है। ठीक है, लेकिन ये पेपर एलपी और टेक्नीशियन का है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मनोबल मिले और हम नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले जो करा चुके हैं उसके आगे वाले हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, कह रहा है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो, जितना कार्य होता है तो हमारे पास फार्मूला होता है W मतलब वर्क, M इंटू में G और H। ठीक है, ये फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का भी होता है और ये कार्य का भी होता है। तो दिया किया गया कार्य बताना है, तो M की जगह पे क्या आएगा? 20 किलोग्राम, और G की वैल्यू है 2, तो लिख दो आप 2। G मान लो 10 है यहाँ पर, तो आप लिख दो 10। और H कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है? 2 मीटर तक। याद रखना ये मीटर में है तो मीटर में ही करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब इसका गुणा करा दो तो हो जाएगा 200, गुणे में आएगा 2, और 200 गुणे 2 होता है 400। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 400। और हमें पता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 जूल। देख लो, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अब इस देखो, जब फार्मूला कोई बताया जाता है तो उसको आप नोट कर लिया करो कॉपी में, क्योंकि दोबारा कभी अगर ये न्यूमेरिकल रिपीट होता है तो आप गलत नहीं करोगे, आसानी से सॉल्व करके आ जाओगे, एकदम आसान होते हैं। अगला देखो, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर अम्लीय होते हैं, लेकिन जो धातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं। याद रखना है, ठीक है। अधातु हमेशा अम्लीय होते हैं। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो, आ से मतलब आ से अधातु, आ से अम्लीय, ऐसे सेम टू सेम याद कर लो। ठीक है, तो अधातु आमतौर पर अम्लीय ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, राही नाम की एक लड़की है, उसने बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? कुल मिला के सिंपल सा ये समझो कि 600 रुपए हमने जमा किया 8% की दर से, 5 साल बाद इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, कितनी राशि मिलेगी ब्याज के रूप में? तो हमारे पास फार्मूला होता है SI इक्वल P इंटू में R इंटू में T, और नीचे आता है 100। P मतलब प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है हमारा, तो मूलधन है यहाँ पर 600। तो मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ, छोटा करके, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही समझ गया आप। P की जगह पे क्या आएगा? 600, क्योंकि ये 600 दिया है। R का मतलब रेट, तो 8% है। T मतलब कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, तो 5 लिख दो। नीचे आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 8 छंग हो जाएगा 48, या ऐसे कर लो 8 पंच 40 हो जाएगा, 40 गुणे 6 कर लो, 40 गुणे में 6 तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, यानी कि 240 रुपए हो जाएगा। बस यही उसको ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 240 रुपए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? यानी कि जो इम्प्लांटेशन करवाते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है, किस चीज का प्रोसेस होता है? तो ये होता है एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, यही कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन कुछ कई बार बायो के इसी टॉपिक से पूछ ले जाते हैं। देखा होगा आपने कि जब भी हमने कोई पेपर करवाया है तो उसमें इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर एक बार ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन की एक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं, इसको 1 सेकंड में आप कर लोगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो, पहले ये कर रहा है, ये एक संख्या दी है, इसका वर्ग निकालना है। अगर वर्ग निकालने बैठोगे ऐसे सॉल्व करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस ट्रिक समझो आपकी। देखो कितनी बार 1 लिखा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 1 1 1 1,
ये 5 बार लिखा है, एक-एक समझ जाओ, ये एक-एक लिखे हैं। तो ये 5 बार लिखा है तो हमें 1 से लेकर के 5 तक की गिनती लिख देना है। जितनी बार ये लिखा होता है 1 उतनी तक गिनती लिखना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब इसके आगे उल्टा गिनती लिख दो। तो 5 तो हो गया, 5 के बाद पीछे चलेंगे 4, 3, 2, 1, बस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच भी कर लो यहाँ से। तो देखो यहाँ से मैच कर पा रहे होगे आप आसानी के साथ से। मैं इसको इरेज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है? तो सेम टू सेम आ रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 432 लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 भी तो लिखना है, तो 1 लिखा हुआ है। 432 और 1, ठीक है? समझ गए होंगे? अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है? तो देखो 2, 3, 5 नहीं होता है, ये होता है 3, 4, 5, ठीक है? और ये भी नहीं होता, और इसके बाद होता है 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 8, 15, 17। तो ये 8, 15, 17 आ रहा है इसमें, याद रखना। तो पाइथागोरस त्रिक पूछ लिया जाता है जबरदस्ती में। और अगर कई बार क्या होता है कि पेपर में है आप और आपको याद नहीं है, रटा हुआ याद नहीं है, तो एक काम करना, आप हमेशा ये देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर, जैसे मान लो इसको वेरीफाई करना है हमको, सबसे बड़ा नंबर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बाकी जो ये बचे हुए 2 नंबर होते हैं, दोनों का स्क्वायर करके अलग अलग जोड़ दो, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9, 4, 13, जबकि यहाँ आ रहा है 25, तो ये तो गलत ही हो गया। अब इसको चेक कर लेना, आप आसानी से आ जाएगा, ठीक है? 17 का स्क्वायर कर देना इक्वल में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बराबर अगर आ रहा है तो समझ जाओ ये ठीक है, ठीक है? तो कोशिश आप ये करो कि कम से कम 5-6 तो पाइथागोरस आप याद ही कर लो, ठीक है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, और इस पे क्या बोला जा रहा है? कथन है सभी शार्क मछलियां हैं, कोई भी मछली सांप नहीं। तो इसको हम बना लेते हैं, सभी शार्क जो हैं वो मछलियां हैं, तो ऐसे कर लो, ठीक है? सभी शार्क मतलब शार्क लिख दो, सभी जिसके साथ लगा होता है वो गोले के अंदर होता है, मछलियां को मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है? कोई भी मछली सांप नहीं है, तो इसका मतलब एम वाले में कोई एस, सांप, सांप को मैं लिख देता हूँ SP, ठीक है? ऐसे समझ जाना आप, क्योंकि SS सेम हो जाएगा, मैंने SP अलग करने के लिए लिख दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, स्नेक लिख सकते हैं, कुछ भी। अब आते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी सांप शार्क नहीं है। तो देखो कोई भी सांप वाला जो सर्कल है ये वाला, इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो यही कह भी रहा है, तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी शार्क सांप नहीं है, तो कोई भी शार्क जो है वो सांप नहीं है। देखो कोई भी ये वाला गोला इसमें टच नहीं हो रहा, तो ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यहाँ से टिक करते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लव उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था NTPC में, ठीक है? ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ कैसी होती है? तो ये नीली कलर की होती है, और सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा होती है, सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप जो होता है वो नीली का ही होता है, और सबसे शुद्ध भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कौन सी भाषा लिखी है? किसी कैंडिडेट ने ये भाषा सिलेक्ट करी होगी जब पेपर दे रहा होगा, तो उसकी हिंदी नहीं रही होगी, तो हो सकता है ये बंगाली या कुछ है, पता नहीं कौन सी भाषा है। अगर आप में से किसी को पता है कि कौन सी भाषा लिखी हुई है ये सब, तो आप ज़रूर एक बार बताना, ठीक है? कौन सी ये भाषा है। आगे देखो, इसमें कह रहा है डैश को हैंड लिखते हैं और सोल को फुट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो एक हिसाब से देखो, सोल मतलब तलवा, और ये फुट यानी कि पैर का ही एक हिस्सा होता है। ठीक वैसे ही पाम मतलब होता है हथेली, और हथेली हाथ का ही तो हिस्सा होता है, तो यहाँ पर पाम सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कुल मिलाकर कहना चाहता है कि दिल्ली शहर का नाम इंद्रप्रस्थ किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडवों ने, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो ए को हमने लिख दिया है प्लस, ठीक है? अब प्लस हमने कैसे लिखा? यहाँ से देखो ए लिखा है यहाँ पर, प्लस कहाँ पर है? ये यहाँ पर, यानी कि 3 छोड़ दिया हमने, BC और डॉलर, 3 को छोड़ करके हमने आगे वाला लिया है। ठीक वैसे सी देखो, सी कहाँ पर लिखा है? ये सी लिखा है, तो सी के आगे 3 छोड़ दो, डॉलर प्लस और हैशटैग हो जाएगा, छोड़ेंगे तो डी आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग में डी। इतनी बात तो फिक्स हो गई। अब देखो यहाँ से हमें ये आइडिया लग गया कि ऑप्शन तीसरा और चौथा तो नहीं होने वाला है, ठीक है? अब ये दूसरा और ये बचा। अब देख लेते हैं सेकंड वाले में, तो बी को हमने क्या लिख दिया? डी है, डी को हमने लिख दिया है इक्वल, तो डी यहाँ पर लिखा है,
इसके बाद 3 छोड़ दिया हमने आगे वाले, फिर इक्वल लिख दिया है। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर ई है, तो ई कहाँ पर लिखा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ई यहाँ पर लिखा हुआ ई, ई के बाद 3 छोड़ दो तो ये आएगा, और 3 छोड़ेंगे तो एफ एंड और इक्वल छूट जाएगा, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ जाएगा डी और क्वेश्चन मार्क। अब हमें आगे मैच करने की जरूरत नहीं है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन के हिसाब से डी क्वेश्चन मार्क सिर्फ पहले वाले में लिखा हुआ, दूसरे में नहीं दिया, तो बस यही सही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कम से कम समय में आपको वहां पर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रमशः 6 और 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कुल मिलाकर 780 रुपए कमाते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है, यानी कि अर्जुन को कितने रुपए मिलेंगे 780 रुपए उन्होंने जो कमाए हैं। तो देखो अर्जुन के लिए मैं ए लिख देता हूँ, ए क्या हो जाएगा 6 दिन में करता है, और बी लिख देता हूँ इसको अनुराग का। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन लिख दो, अनुराग का ए एन हो जाएगा, ए एन लिखता है 7। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 7 छंग 42, तो 6 से भाग दोगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 से भाग दोगे तो 6 बार में जाएगा। इसका मतलब कि ए की क्षमता है 7 और जो अनुराग है उसकी क्षमता है 6। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो जो बटेंगे ये पैसे वो इस अनुपात में बनेंगे 7 और 6 के अनुपात में। तो 7 6 13, तो हमारे हिसाब से रुपए हो रहे हैं 13 और इनके हिसाब से हो रहे हैं 780। तो देख लो, काट दो, तरछंग 78, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो ए की वैल्यू होती है 60। अब कह रहा है अर्जुन का भाग, अर्जुन ही तो पूछ रहा है अर्जुन का भाग कितना है, तो अर्जुन कौन सा है, पहले वाला 6, तो 1 रुपए की वैल्यू 60 है, तो 6 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर 7 है ना अर्जुन की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू है 60, तो 7 की क्या हो जाएगी 60 गुणे 7 कर दो, 7 छंग 42 यानी कि 420 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा 420 वाला। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में आने वाले सही चित्र को चुने। तो देखो जो बंदर है वो केला खाता है, ऐसे समझ लो। तो चूहा क्या खाएगा, बिस्तर तो खाएगा नहीं, गाजर भी नहीं खाता, खरगोश खाता है, और बिल्ली को तो खाएगा नहीं चूहा, बिल्ली जरूर चूहे खा सकती है। और यहाँ पर ये कुछ खाने वाला चीज है रोटी जैसा, तो आप मान लो कि रोटी लिखा हुआ है, तो बस चूहा रोटी को खाएगा, तो यहाँ पर रोटी आएगा। सही उत्तर हो जाएगा, रोटी किस नंबर पे बनी है, डी पे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, आप यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूरी एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। तो देखो मान लो कि कुछ फिगर ऐसा बना रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और साफ बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मान लो कि एक ऐसी कहाँ चला गया, ठीक है, तो मान लो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। अब हमें पता है ऊंचे टावर से 30 मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी का मतलब क्या होगा, ये वाली जो दूरी है वो हो जाएगी 30 मीटर। और कह रहा है अवनमन कोण, तो मान लो कि अवनमन कोण कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, अपनी ट्रिक के हिसाब से मैं यहाँ बना देता हूँ, आप अवनमन को थोड़ी देर को ऐसे मान लो। ठीक है, हालांकि उल्टा होता है, ये मत सोचना गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद ऊंचाई मान लिया हमने, ऊंचाई कितनी है, तो मान लो कि h है। अब फार्मूला हम लगा देते हैं जिसमें वहां पर आधार दिया हो और यहाँ पर दिया हो लंब। तो हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है ये होती है लंब बटे में आधार। तो टेन थीटा मतलब टेन 30 हो जाएगा, थीटा क्या है 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना है h, और आधार कितना है 30, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बराबर में h है और नीचे आ जाएगा 30। तो अगर इसको काटना चाहते हो तो 30 को हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इससे हमें काटना है, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 10। ठीक है, अब देखो इसको मैं और साफ साफ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको चाहो तो काट दो, इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इधर भेज दो, ज़्यादा समझ में आएगा। 30 गुणे 10 और बटे में आएगा √3, बराबर में आ जाएगा h। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा था 1/√3 गुणे में h, माफ कीजिएगा, ये इक्वल है अपान में 10 गुणे में 3, ये लिखा था। 3 गुणे 10 कर दो, 10 गुणे 3 बात वही है। इस पूरे को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 10 गुणे में 3 बटे में √3 बराबर में h। तो देखो √3 से इसको, क्योंकि हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो यहाँ पर 1 √3 बच जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा, तो h आ जाएगा 10√3, सही उत्तर हो जाएगा। तो 10√3 आ जाएगा। देखो आंसर भी यहाँ पर आ रहा है, चौथा नंबर का 10√3। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है।
तो देखो एक समान वृत्तीय वेग है तो वहाँ पर हमेशा दिशा यानी कि डायरेक्शन, जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है और इसमें कोई वस्तु घूम रही है, तो मान लो कि घूम रही है, ठीक, तो हर वक्त क्या होगा उसका वो बदलेगा, दिशा हमेशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो दिशा ही हमेशा बदलेगी उसकी, ये ऐसे करके, तो हमेशा क्या बदल रही है, दिशा ही बदल रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा वाला सही उत्तर, दिशा। अगला क्वेश्चन, कबर ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया, यानी कि जब उसको बेचा है तो 16% का उसको लाभ हुआ है। आगे क्या कह रहा है, यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपए में खरीदा था तो उसने कितने रुपए में बेच दिया। अब देखो 1500 रुपए में उसने खरीद लिया था, इतने रुपए में, अब 16% को उसने लाभ पे बेचा है, तो 16% का लाभ हुआ है का मतलब क्या हुआ कि मान लो 16% को नीचे लिख दो 100, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 चौक 16, 4 यानी कि 25 बार में कटेगा, तो 25 रुपए की चीज में 4 रुपए लाभ लेके बेच दिया है तो कितने की बेचा होगा, 29 रुपए की, और लाया था 25 रुपए की। तो कह रहा है खरीदा था उसने 1500 रुपए का, हमारे हिसाब से खरीदा था उसने 25 रुपए का, क्योंकि ये सीपी है कॉस्ट प्राइस और एसपी है बेचा है 29 रुपए का, तो 25 की वैल्यू 1500 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 25 बराबर हो जाएगा 1500, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 60। जब एक की वैल्यू 60 आ जाएगी तो 29 रुपए का बेचा है, तो हम कहेंगे 60 गुणे में 29 करा दो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 गुणे में 29, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो जो भी आसान लगे, 6 नाम 54 हो जाएगा, जीरो लगा दो, और 6 दूनी 12, 5 हो जाएगा 17, 1740 रुपए सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन नंबर हमारा सही है। आप अपने हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो आप ऐसा करेंगे 1500 रुपये में खरीदा था, 16% का लाभ दिया, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे ऐसे करके करेंगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कथन निष्कर्ष बहुत बार पूछे जाते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपके गेन होने वाले हैं, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन किसी किसी सेट में पूछ लिए जाते हैं। इसी में देख लो 3-4 बार तो हो ही चुका। कथन कह रहा है, अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल है जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, किसके राज्य का, अकबर के राज्य का। अनुमान हम क्या लगा सकते हैं, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, तो ये बात तो सही कही जा रही ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, तो व्यक्ति में तो अकबर भी आएगा बीरबल भी आएगा, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की बात होगी तो कौन होगा, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर यहाँ पर ये कह देता कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री है तो मान सकते थे कि मान लो कि मंत्रियों में केवल कंपेयर करेंगे, लेकिन व्यक्ति बोल दिया है तो सभी व्यक्तियों में कंपेयर करेंगे, तो अकबर से भी महान हो गया कौन, बीरबल, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है, अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहते हैं। अब देखो राजा बनाए कि रानी बनाए, क्या बनाए, यहाँ कुछ नहीं देख रखा गया, सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है बुद्धिमानी की, तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल पहला ही सही है, दूसरा तार्किक रूप से बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा, केवल अनुमान फर्स्ट निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो ये होती है खरगोश की, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। यानी कि देखो अगर कभी लंबी आंत की बात कर रहा है तो हमेशा समझ जाओ कि जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत लंबी होती है, जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंत थोड़ा सा छोटी होती है, ठीक है, ऐसा आप समझ जाओ। तो देख लो अधिक लंबी आंत किसकी होगी, खरगोश की, क्योंकि खरगोश शाकाहारी है, बाकी कुत्ता, बाघ और लोमड़ी ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं मांसाहारी में, मांस खाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनको नहीं लेंगे, सिर्फ शाकाहारी को लेंगे। अगला है, संवेग की इकाई क्या है, मतलब इसकी यूनिट क्या है, मात्रा क्या है, तो संवेग को देखो, संवेग को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे में वेग, और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और वेग जो होता है वेग को हम कहते हैं मीटर और पर सेकंड, पर का मतलब होता है कि ये नीचे लिखा है, और हम कहेंगे किलोग्राम मीटर, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि बटे से हम कोई चीज़ ऊपर लाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे वाले पार्ट्स हम नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अब तक वीडियो को आप देखते रहे इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके अगला पार्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने स्टार्टिंग से पार्ट्स नहीं देखे हैं जितने भी हमने करवाए हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर, उस पे क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स खुल करके आ जाएँगे। आप पार्ट 1 से लेकर अब तक के सारे देख सकते हैं और अगर आपने देख लिया तो आप खुद कहेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो चुके हैं। अब आपका जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज होता है मैथ का, तो मैथ के अगर क्वेश्चंस आप सीखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें, तो गणित के सारे जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए हैं खुल करके आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से जो चैप्टर देखना चाहते हैं तो पार्ट वाइज आप देख लीजिएगा और सारे के सारे हमने जो क्वेश्चंस लिए थे उसमें मैथ में, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही हमने क्वेश्चंस वहाँ पर लिए हुए हैं। तो दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने से आपको हमें मोटिवेशन मिलता है आपका, तो इसके लिए हम नई नई वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नए पार्ट में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।